तो कैसे हो मेरे सभी दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आपकी दोस्तों एग्ज़ाम जो है करीब में है, इसको लेकर के मैं आपके लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज हम दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसको यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 300 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर। और ऐसे ही दोस्तों आपको जो है मध्य भारत का इतिहास और दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास, इनके भी 300 क्वेश्चन हम जो है टॉप मोस्ट लेकर के आएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो है अब आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। तो आप जो है इस क्लास को करेंगे तो मैं यकीनन आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एग्जाम में जो है 100% बेनिफिट मिलेगा। डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप शिद्दत से करिएगा। और जो है इस क्लास को एक बार करने के बाद फिर से एक बार और रिविजन कर लीजिएगा, आपके जो है 100% जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे, समय नहीं लेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको जो है कम समय में ज़्यादा कराना है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेवी SSR MR के अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी है और इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए भी है और जो है SSC GD के लिए भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वो कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो है, इसके बाद बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के पहले संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के अनुयायी किसे कहा जाता है? तो जैन को जो है महावीर स्वामी के अनुयायी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चाणक्य का असली नाम क्या था? तो चाणक्य का असली नाम कौटिल्य था। मौर्य वंश के शासक अशोक ने क्या नीति अपनाई थी? तो धम्म नीति अपनाई थी। कौन से राजा ने भारत में स्वर्ण मुद्रा का चलन शुरू किया? तो कुषाण राजा जो कनिष्क थे उसने जो है भारत में स्वर्ण मुद्रा का चलन शुरू किया था। इंडिका नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा था? तो मेगस्थनीज ने लिखा था। सांची के स्तूप जो है उसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। और साम्राज्य का विभाजन की नीति किसने अपनाई थी? तो साम्राज्य के विभाजन की नीति अशोक ने अपनाई थी। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण आपका अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं है। इसके अलावा दोस्तों राजा शेषनाथ किस वंश के थे? तो शुंग वंश के थे। ठीक है, लौह लेखन प्रणाली किसने शुरू की थी? तो लौह लेखन प्रणाली आपके अशोक ने शुरू की थी। बौद्ध धर्म के जो आपके धम्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो धम्म का अर्थ है उसका क्या नाम है? उसका अर्थ है कि नैतिकता और धर्म। ठीक है, जो धम्म है जो नैतिकता और धर्म उसका अर्थ है। इसके अलावा है कि भारत में लौह युग की शुरुआत किस सभ्यता से मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता से जो है लौह युग की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एग्जाम को देखते हुए आपकी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल को जाना जाता है। कृष्णा की गाथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो महाभारत में मिलती है। इसके बाद है भारत में बौद्ध धर्म को किस शासक ने फैलाया? तो अशोक ने फैलाया था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, एक और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कितने कौन से तीर्थकार थे? तो 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो समृद्ध और स्थिर थी। प्राचीन भारत में वेदों के माता कौन थे? तो गायत्री थे। ठीक है, प्राचीन भारत में वेदों के माता कौन थे? तो गायत्री थे। और हर्षवर्धन जो थे उनका राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो हर्षवर्धन का राज्य क्षेत्र कन्नौज में था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजा के ने यूनानी लेखकों से संपर्क किया था, तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और धम्म शब्द का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है। इसके अलावा है, मगध साम्राज्य का प्रथम महान शासक कौन था? तो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का प्रथम महान शासक था। और विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गुप्त काल को कौन सा युग माना जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। किस शासक ने भारत में स्तूपों का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था। इसके अलावा भारत में पत्थर से बनी मूर्तियाँ का सबसे पुराना उदाहरण क्या है? तो भारत में पत्थर से बनी मूर्तियाँ का सबसे पुराना उदाहरण अशोक के स्तंभ है। ठीक है। पार्थियन राजा का भारत में कौन सा योगदान था? तो पार्थियन राजा का भारत में मेटल कला की शुरुआत की थी जो दोस्तों पार्थियन राजा ने। ठीक है। उसके अलावा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पल्लव वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पल्लव वंश जो दक्षिण भारत का था ये सिंह विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 322 ईस्वी पूर्व जो है की थी। ठीक है। इसके अलावा है, प्राचीन जो आपका भारत में सबसे पहली मुद्रा का जो निर्माण था कब हुआ था? तो कुषाण काल में जो है सबसे पहली मुद्रा का निर्माण हुआ था। अब है, कुषाण साम्राज्य का शासक कौन था? तो कनिष्क था। और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा का क्या स्थान था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है था। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि मगध जो साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य जो है स्थापित हुआ? तो शुंग साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य के बाद जो है स्थापित हुआ था। ठीक है। पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके अलावा प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत में कितने श्लोक है? तो लगभग 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। इसके अलावा गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो कालिदास है। और मेघदूत नामक काव्य किसने लिखा था? तो कालिदास जी ने ही लिखा था। इसके अलावा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और समुद्रगुप्त को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ लेकिन आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ एक बार आप इस क्लास को करने के बाद दोबारा फिर से कर लेना, आपके 300 क्वेश्चन का रिविजन 100% हो जाएगा, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो लगभग 33 जो है अशोक के शिलालेख की संख्याएं है। इसके बाद आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आर्यभट्ट आपके गणित और खगोल शास्त्र से जुड़े थे। और किसने शून्य की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी यहाँ पर आपकी। ठीक है। अब किस राजा को सकल पृथ्वीपति कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके ये 300 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं इसलिए आपका तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। अब है कि प्राचीन भारत में पंचायती राज की संकल्पना कहाँ से शुरू हुई थी? तो मौर्य काल से हुई थी। ठीक है। मौर्य काल से पंचायती आपके राज की संकल्पना शुरू हुई थी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी के नाम देख लो, उपाली, आनंद और सारिपुत्र थे। ठीक है। जैन धर्म में मुख्य 3 रत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जैन धर्म के मुख्य 3 रत्न थे। ठीक है। इसके अलावा है कि महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? तो सिद्ध जो है महावीर स्वामी के माता पिता के नाम क्या थे? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और सिद्धार्थ जो है उनके महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है ना, सिद्धार्थ और त्रिशला। अब जैन धर्म जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन धर्म में अहिंसा का स्थान के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है। तो अहिंसा का स्थान जो है सर्वोपरि है। जो है जैन धर्म में जो है अहिंसा जो है माना जाता है कि कोई मार काट ना हो, सब प्रेम से रहे, ये बात मानी जाती है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो जो आपका महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को जो है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो है जिरंभिका ग्राम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जिरंभिका ग्राम में हुई थी। जिरंभिका ग्राम में हुई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग जो है मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा है। किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर, जिसको जो है पेशावर कहते हैं, ये थी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रचलित था? तो महायान जो है प्रचलित था।
अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस राज्य में अजंता की गुफाएं है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो नौकरी लेना चाहता है वो जरूर बताएगा, ठीक है। अब किसने बोधगया में मंदिर बनाया था? तो अशोक ने बोधगया में मंदिर बनाया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत में गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में वर्तमान में तक्षशिला स्थित है। अब बात आ जाती है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने जो है प्रथम बौद्ध संगति की जो है अध्यक्षता की थी। और सुत्त पिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ का भाग है? तो त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म का भाग है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धातु मृदा का प्रयोग कब हुआ? तो मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में जो है धातु मृदा का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का आपका सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। और दोस्तों कहीं कहीं आपको मोहनजोदड़ो न दिया रहा है और राखीगढ़ी दिया रहा है, तो आप राखीगढ़ी को लगा सकते हैं, है ना। अब आप बात आ जाती है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति मतलब शिव जी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का पोर्ट सिटी कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पोर्ट सिटी आपका लोथल था। वैदिक काल में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता कौन थे? तो इंद्र देवता जो है वैदिक काल में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता थे। बात आ जाती है कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन किसने किया था? तो अशोक ने जो है तीसरी संगति का आयोजन किया था। अब बात आ जाती है कि हर्षवर्धन का दूत चीन में किसके पास गया था? तो हेनसांग के पास गया था। उसके बाद है अलारिक कौन था? तो हुणों का आक्रमणकारी जो था कौन था? अलारिक था। अलारिक जो है हुणों का आक्रमणकारी था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इलाहाबाद की जो प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इलाहाबाद की प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। इलाहाबाद की प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। और पाटलिपुत्र की वर्तमान पहचान क्या है? तो पटना के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन था? तो चरक जो है गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध वैद्य था। और बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का विषय क्या है? तो भिक्षुओं के नियम, मतलब बौद्ध धर्म जो विनय पिटक है उसका विषय जो है भिक्षुओं के नियम है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है कि सुत्त निपात किस धर्म ग्रंथ में शामिल है? तो सुत्त निपात जो है बौद्ध धर्म में शामिल है। अब है कि समुद्रगुप्त के जीवन पर जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से जो है समुद्रगुप्त के जीवन में जानकारी मिलती है। हेनसांग किस काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया था। किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। और किस बौद्ध ग्रंथ को इतिहास का स्रोत माना जाता है? तो दीपवंश को जो है दीपवंश को जो है इतिहास का स्रोत माना जाता है। बात आ जाती है कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। हालांकि यह आधुनिक काल है, तो काल का है, ठीक है। कौन? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ये आधुनिक काल का सवाल आ गया, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1वां क्वेश्चन है गुप्त काल में न्याय का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो दंड नायक जो है न्याय का प्रमुख अधिकारी था। यहाँ पर 100 सवाल हो चुके हैं। इसके बाद अलावा और 200 सवाल बचे हैं। तो किस गुप्त सम्राट के शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके वो गुप्त सम्राट था, उसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी। प्रसिद्ध स्तूप धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। 10 कुमारी चरित्र जो है के लेखक कौन थे? तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। किस काल में महिला शिक्षा पर जोर था? तो वैदिक काल में महिला शिक्षा पर जोर था। बुद्ध ने कौन सा धर्म सुधार आंदोलन चलाया? तो श्रमण आंदोलन चलाया था बुद्ध ने, धर्म सुधार आंदोलन था ये। और सिंधु सभ्यता का धार्मिक चिन्ह कौन सा था? तो स्वास्तिक जो है धार्मिक चिन्ह था। हड़प्पा में शवों का दाह संस्कार नहीं होता था बल्कि कब्र में दफनाया जाता था। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन थी? तो सोना थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को हराया था? तो सेल्यूकस निकटर को हराया था। उसके बाद आ जाती है कि आपका गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? तो अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र की नींव रखी। अजातशत्रु कौन था? तो अजातशत्रु जो है किसका बेटा था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पितृहंता वंश का जो है अजातशत्रु जो है एक शासक था। संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? तो आयुर्वेद पर आधारित है चरक संहिता। बात जाती है
हर्षवर्धन के राज्य में कौन प्रसिद्ध यात्री आया था? तो हिंसंग आया था। और शुद्ध बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा गया? शाक्य कुल के कारण। और इसके अलावा अगला सवाल और एक कवि पूछ लेता है आपका, जो कि है कि मौर्य प्रशासन में अमात्य किसे कहते हैं? तो मंत्री को कहते हैं। और वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि थी। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो मनके और मूर्तियाँ और वस्त्र, ये इनका जो है प्रमुख निर्यात था। आयात निर्यात समझते हैं ना आप। वैदिक काल में नदी शब्द का अर्थ क्या था? तो जीवनदायिनी था। और आर्य सबसे पहले आर्य जो थे वो सबसे पहले भारत में कहाँ से आए थे? तो सप्त सिंधु क्षेत्र से आए थे। इसके बाद है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती ये जो है आती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ हो गई। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र जिस नदी को कहा गया है उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो मौखिक परंपरा जो है शिक्षा का प्रमुख माध्यम था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये अच्छा सवाल है, 108 है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करना था। अब इसके अलावा है कि गृहस्थ आश्रम में मुख्य कार्य क्या था? तो गृहस्थ आश्रम में परिवार और समाज का पालन करना मुख्य कार्य था। महावीर स्वामी का दूसरा नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का दूसरा नाम जो है क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता है? तो रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार जो है ये आवश्यक है। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह कौन सा जो है वृक्ष था? तो वो था भैया आपका पीपल का वृक्ष था। और गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब इसके बाद है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। और गौतम बुद्ध की पहली बौद्ध धर्म की पहली संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में जो है पहली संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। पहली कहाँ हुई? राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई। और वो दूसरी हुई वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो कुणालावस्था कश्मीर में हुई चौथी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। और अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा को जो है अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अगला सवाल है, बिंदुसार ने विदेशी शासक से यूनानी दवा मंगवाई थी, उसका नाम था एंटियोकस। ठीक है, मतलब किस विदेशी शासक से जो है यूनानी दवा मंगाई थी? तो वो एंटियोकस था। और चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी राजा से मिला था? तो सेल्यूकस निकेटर से मिला था। ठीक है, सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? तो सन्निधाता जो है वित्त मंत्री को कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था मोक्ष प्राप्ति के लिए। और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। और एक बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय था कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला में बिताया था। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया था। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कितनी बार विदेशों में मिशन भेजे? तो 9 बार भेजे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो तमरलिप्ति था। अशोक का शासनकाल किस वर्ष तक रहा? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य काल का प्रमुख कर कौन सा था? तो भूमि कर, जिसको भूग बोलते हैं, ये था। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र था। मौर्य काल में स्पाई सिस्टम का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो जो स्पाई सिस्टम था उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? गुप्तचर प्रमुख था। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने की थी। कनिष्क का शासनकाल किस काल में था? तो 78 ईसा पूर्व से था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो महायान बौद्ध धर्म का था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कहाँ कराई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में कराई थी।
प्रसिद्ध बौद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन किस धर्म से संबंधित थे? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुशुपुर पेशावर थी। अश्वघोष जो है ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी। गंधार कला का विकास किस युग में हुआ था? तो कुषाण युग में हुआ था। गंधार शैली में कौन सी संस्कृति का प्रभाव था? तो यूनानी संस्कृति का प्रभाव था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। इसके अलावा जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। और इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिसेन ने लिखी थी। और समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था? 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ध्यान से इसे देखते जाइए आप, मुझे उम्मीद है कि आपके जल्द से जल्द सवाल हो जाएंगे। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और आर्यभट्ट किस काल के थे? तो महान गणितज्ञ थे ये गुप्त काल के आर्यभट्ट, ठीक है। शून्य की खोज की थी इनने। अगला सवाल है, गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने जो है आया था, ठीक है। कालिदास किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। इसके बाद है कि कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश जो है कालिदास की रचनाएं हैं। गुप्तकालीन मुद्राएं किस धातु की होती थी? तो सोने की होती थी। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग गुप्त काल में किया जाता था। बात है आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि किस काल में हुए? तो गुप्त काल में हुए। सवाल अगला है कि गुप्त काल के दौरान सबसे प्रमुख नगर कौन से थे? तो पाटलिपुत्र, उज्जैनी और वाराणसी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के बाद जो है हो गया था। अब बात है कि स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो हूणों को हराया था। और गुप्त काल में धातु का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन सिक्कों पर राजा को किस रूप में दिखाया गया है? तो योद्धा और संगीतज्ञ के रूप में गुप्तकालीन सिक्कों पर राजा को दिखाया गया है। अगला सवाल है, गुप्तकाल में प्रयुक्त लेखन कौन सी थी? तो गुप्तकाल में प्रयुक्त लेखनी कौन सी थी? तो शारदा जो है प्रयुक्त लेखनी थी। बात है कि किस गुप्त शासक ने समुद्र पर अभियान चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने जो है समुद्र पर अभियान चलाया था, नाम से साक्षात जाहिर है। गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये जो है शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल में। गुप्त काल में किस विषय पर सबसे अधिक ग्रंथ लिखे गए? तो धर्म हो गया, गणित हो गया और खगोल शास्त्र पर सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए थे। कहाँ? आपके गुप्त काल में। बात है कि गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख अंग क्या था? तो मंत्रिपरिषद जो है गुप्तकालीन प्रशासन का प्रमुख अंग था। अगला सवाल है, गुप्त शासन में कर प्रणाली कैसी थी? तो उदार प्रणाली थी, है ना, उदार थी। इसके बाद है कि गुप्त काल में भूमि का सर्वेक्षण कौन करता था? तो लेखपाल करता था, अभी भी लेखपाल जिसको पटवारी बोलते हैं ना। अगला सवाल है कि गुप्त काल में दंड व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनुस्मृति पर आधारित थी, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक थी। और फाहियान ने भारत के किस शासक के समय यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यात्रा की थी। इसके अलावा एक बहुत सवाल पूछा जाता है कि गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा था? तो ब्राह्मण धर्म था जो है सबसे अधिक प्रचलित था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, सोच रहे होंगे कि भैया इतने फास्ट क्यों बोल रहे हो, लेकिन कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में फास्ट बोला जा रहा है। आप इस क्लास को एक बार देखने के बाद फिर से एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फिर से एक बार इसे देखेंगे और 100% रिवीजन करके अपने सारे क्वेश्चन, ये 300 क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्राचीन भारत के इतिहास के। ऐसे या फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी लाने वाला है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो गुप्त काल में जमीन पर लगने वाला मुख्य कर कौन सा था? तो भूमि कर, जिसको भूख बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आपका गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? तो महामात्र जो है न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। अगला सवाल है, गुप्त शासकों ने किस उपाधि का प्रयोग किया? तो महाराजाधिराज की जो है उपाधि का जो है प्रयोग किया। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। मृक्षकटिकम किसकी रचना है? तो मृक्षकटिकम आपके शूद्रक की रचना है। और बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। इसके अलावा आयुर्वेद पर जो है चरक संहिता किसकी रचना है? तो चरक की है। और सूर्य सिद्धांत किस विषय पर है? तो खगोल शास्त्र पर है।
इसके अलावा आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की, तो आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी और शून्य की खोज आपके आर्यभट्ट ने ही की थी। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो गांधार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की। और हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था, तो महायान बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन ने अपनाया था। हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। और जो है इसके अलावा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कन्नौज थी। और हर्षवर्धन की प्रमुख रचना क्या है, तो नागानंद जो है आपके हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की सभा किस नदी के किनारे होती थी, तो गंगा नदी के किनारे होती थी। और हेनसांग ने हर्षवर्धन की सभा का विवरण कहाँ दिया, सीयू की में दिया, सीयू की में जो है विवरण दिया। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि था। और बाणभट्ट ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, हर्षचरित्र लिखा। इसके अलावा कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके हाथ चला गया, तो शशांक के हाथ चला गया। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। और हर्ष के समय कौन सी सभा प्रसिद्ध थी, तो प्रयाग सभा प्रसिद्ध थी। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी जो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी नाम याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक था, तो प्रवेश परीक्षा। और हर्षवर्धन ने किसी बौद्ध विद्वान को दान दिया था, तो हेनसांग को दान दिया था। बौद्ध धर्म का जो ललित विस्तर किस भाषा में है, तो ललित विस्तर बौद्ध धर्म का जो है संस्कृत भाषा में है आपके। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म किसके द्वारा पहुंचा, तो पद्मासंभव के द्वारा पहुंचा था। अगला सवाल है आपका कि बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। जैन धर्म के किस जैन धर्म के जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और जैन धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो श्रावक कहा जाता है। अगला सवाल है आपका कि जैन ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो अशोक और कनिष्क थे। और अशोक के जो अभिलेख है किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और हेनसांग ने किस बौद्ध विश्वविद्यालय का वर्णन किया, तो नालंदा का वर्णन किया है हेनसांग ने। बात है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली बिहार में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, महात्मा जो बुद्ध की अब हमने क्या पढ़े, हमने अभी पढ़े महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। लेकिन महात्मा बुद्ध की कहाँ, तो महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। महावीर स्वामी की पावापुरी और महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी। अगला बात है कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं, तो हीनयान और महायान। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, तो धर्म चक्र जो है बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और संघ शब्द जो है, ये जो संघ शब्द है, संघ शब्द बौद्ध धर्म के में किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भिक्षुओं की संस्था के लिए प्रयुक्त होता है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी किसे गुरु मानते हैं, तो बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न को मानते हैं। दोस्तों यहाँ पर 248वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी किसे गुरु मानते हैं, तो बुद्ध धर्म और संघ जो ये त्रिरत्न है इनको जो है गुरु मानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कब की, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। और बुद्ध की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा क्या दर्शाती है, ध्यान और आत्मज्ञान को दर्शाती है। भगवान बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो तथागत के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के समय के अंतिम समय में किस नगर में प्रवचन दिए, तो कुशीनगर में दिए। और गौतम बुद्ध के पहले अनुयायी कौन थे, तो गौतम बुद्ध के पहले अनुयायी जो थे कोंडज थे। कौन थे, कोंडज थे। ठीक है, बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उसको। इसके बाद बौद्ध ने जो है कौन सी भाषा में उपदेश दिए, तो पाली भाषा में बौद्ध ने उपदेश दिए। और बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 8 वर्ष में आप बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा है कि गौतम बुद्ध ने जीवन की कितनी मतलब जीवन की कितनी सत्यों की बात की, तो 4 सत्यों की बात की। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। अगला सवाल है कि बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, तो पीपल का वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं वहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर स्वामी किस जाति के थे, तो क्षत्रिय जाति के थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो पावापुरी में। और जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने नियमों का पालन जरूरी है, तो 5 जो है जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, अहिंसा है। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है, श्वेतांबर और दिगंबर है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और बुद्ध धर्म में कितनी परिषदें हुई थी, तो 4 परिषदें हुई थी। इसके अलावा है कि प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने जो है प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता की थी। बौद्ध धर्म का प्रचार किस सम्राट ने विदेशों में किया, अशोक ने किया। इसके अलावा है कि बौद्ध जो आपका भिक्षुओं के लिए बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए घरों को क्या कहते थे, तो विहार कहते थे। और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं, तो बुद्ध, धर्म और संघ आते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। बात आ जाती है अगली कि अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। और अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, तो 273 ईसा पूर्व हुआ था। बात आ जाती है अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा अशोक ने। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को अपनाया। सवाल है कि जो आपके अशोक है, अशोक को अभिलेख किस लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। बात है कि अशोक के प्रमुख स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं, तो सारनाथ में, लौरिया में और नंदनगढ़ में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य मतलब कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और मौर्य शासन का प्रमुख प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है, तो अर्थशास्त्र है। बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में आपका जैन धर्म अपना लिया था। और बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और मौर्य शासन के दौरान गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो संथांग जो है गुप्तचरों को कहा जाता था। इसके अलावा है मौर्य काल की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और मेगस्थनीज किस ग्रीक राजा का दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक राजा थे उसका जो है मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज ने भारत पर किस पुस्तक की रचना की, इंडिका की रचना की। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। और मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो पाटलिपुत्र था। इसके अलावा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया था, तो श्रीलंका में, मिस्र में, यूनान में जो आदि जगह किया था। अशोक की सबसे प्रसिद्ध शिलालेख भाषा क्या है, प्राकृत है। और मौर्य काल में सड़कों की देखरेख कौन करता था, तो नगराध्यक्ष जो था वो सड़कों की देखरेख करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ मरणासन्न हुआ था, तो श्रवण बेलगोला में हुआ था। अगला सवाल है, आप जैसे कि देख सकते हैं, अगला सवाल है दिव्य वदन किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से। और थेर गाथा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। और इसके अलावा किस मौर्य सम्राट जो है को प्रियदर्शी कहा जाता है, किस मौर्य सम्राट को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है, तो जो अशोक है उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश प्रमुख बना, तो शुंग वंश जो है प्रमुख बन गया था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 300 क्वेश्चन आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के आऊँगा, तो यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, 2 बार आप देख लेंगे इस क्लास को, तो 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास से जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते, आपको आपके यहाँ से फंस जाएगी आपके एग्जाम में। इंडियन नेवी SSR-MR की जो भी एग्जाम होने वाली है मई में, उसमें काम में आ जाएगा आपको ये वीडियो। और आर्मी अग्निवीर में, SSC GD में, और कोई भी वनडे एग्जाम में जहाँ पर जो है GK पूछता है वहाँ पर आपको काम में आएगा। ठीक है। थोड़ा हम फास्ट चले, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी चाहूँगा, लेकिन आपको कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।